नदीम मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नदीम साहब, ख्वाजा बरादरान को गिरफ्तार कर लिया गया है, कैसे देख रहे हैं आप अब इस मामले को? सियासी एतबार से तो और गर्मा गर्मी में इजाफा होगा। बुनियादी तौर पर तो ये जमानत पे थे, हाई कोर्ट से इन्होंने जमानत करवाई हुई थी, नहीं तो नैब वाले तो इनको पहले ही काफी अरसा पहले ही गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब जब से वो कैसर भट्ट साहब जो है वो वादा माफ गवाह बने हैं, तब से लगता है कि मामला ज्यादा एक संजीदा मरले में दाखिल हो गए, जहां पर नैब वाले शायद इस पोजीशन में हो कि इनके खिलाफ केस जो है वो नैब अदालत में भिजवाने की पोजीशन में हो, क्योंकि एक शख्स जो है वो वादा माफ गवाह बन के इनके खिलाफ तमाम हकायक मुहैया करने का दावा कर रहा है। अब उनकी कितनी साख होगी उन हकायक की, ये तो अदालत के सामने मामला जाएगा तो फिर पता चलेगा। लेकिन जो नैब के हुकाम की जानिब से खबरें अभी तक सामने आई हैं, बड़ा पुराना केस है एयर रेवेन्यू से पैरागॉन सिटी, पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी बनाने का, उसके ऊपर ख्वाजा साद रफीक को कहा जाता है कि इन्होंने इलीगल मीन से, यहाँ से एसेट्स बियॉन्ड मीन का केस है, वो बेनिफिट्स हासिल किए। और ये जो पंजाब के अंदर आशियाना हाउसिंग स्कीम, जिसके अंदर खुद शहबाज शरीफ को भी गिरफ्तार किया गया, उसके साथ भी इनको बेनिफिट्स मिले। कई कनाल की जमीन है जो कहा जाता है कि इनको गैर कानूनी तरीके से मुंतकिल की गई। अब इन चीजों के ऊपर इल्जाम आयद करना बड़ा आसान है। ये वैसे ही केस बन जाता है जैसे नवाज शरीफ के ऊपर एवन फील्ड डिपार्टमेंट का केस है। अब पूरी दुनिया को भी पता हो कि वो एवन फील्ड डिपार्टमेंट नवाज शरीफ के पास है और वो वहां रहते हैं, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जब तक आप डॉक्यूमेंट्स ना प्रेजेंट करें और केस साबित ना हो पाए, तब तक सजा देना काफी मुश्किल होता है। यहाँ पर भी वही सूरत हाल है। अगर तो नैब के पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेके जाए अदालत के सामने पेश करें और मामला आगे बढ़ा दें। लेकिन अगर वो ना हुआ तो काफी बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। अभी नैब कवानीन के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से एक तनाजे वाली शक्ल नजर आती है। एक तो डिस्क्रिशनरी पावर्स है, चेयरमैन नैब के पास वो किसी की गिरफ्तारी का हुक्मनामा जारी कर सकते हैं, ये उनका इख्तियार है, डिस्क्रिशन है, वो किसी की भी कर सकते हैं। वो चाहें तो स्वाति साहब की करें, ना चाहें तो ना करें। इसी तरीके से वो चाहें तो ख्वाजा साहब रफीक की करें, ना चाहें तो ना करें। दूसरी तरफ वो डिटेंशन है 90 डेज की, वो काफी जालमाना किस्म का कानून है। 90 डेज डिटेंशन बहुत ज्यादा अर्सा होता है। किसी को 2, 4, 5, 6 दिन आप अंदर बंद कर दें कैद तन्हाई के अंदर, तो उसके बाद वो सारी चीजें खुद ही बोलना शुरू हो जाता है कि मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया। तो ये 2-3 इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करके तो इस मामले को ज्यादा ट्रांसपेरेंटली आगे बढ़ाएं। करप्शन के ऊपर ना किसी को माफी मिलनी चाहिए और ना ही किसी के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिसको कहा जाए कि ये सिर्फ इसलिए इसको हद से तनकीद या निशाना बनाया जा रहा है कि इसका अपोजिशन से ताल्लुक है, हुकूमती जमात से ताल्लुक नहीं है। बहुत ट्रांसपेरेंट ये मामला चलना चाहिए आगे। जी, मैं भी नदीम साहब से सवाल करना चाह रही हूँ। नदीम साहब, एक और चीज जो सामने नजर आ रही है, ख्वाजा बरादरान ने एक, आपको याद है पिछले महीने किस तरह डीसी नैब लाहौर में आके जो है वो एक नहीं 5 टीवी चैनल पे आके बात की और ख्वाजा बरादरान का केस भी डिस्कस किया। अब आप नहीं समझते ये जो सारी चीजें नैब की तरफ से हो रही हैं, इससे भी नैब का केस जो है दैट मेक्स नैब एंड द गवर्नमेंट लुक वीक। इनके पास शायद कोई चीज नहीं है या प्रॉपर कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है जो सामने लाए, और इन चीजों को सहारा लेना पड़ रहा है। ये मलाइनिंग कैंपेन इसको कहा जा रहा है ऑपोजिशन की साइड से। देखिए मारिया, ये तो केस सारा जमीन पे गिर जाएगा अगर इनके पास एविडेंस ना हुई तो। बुनियाद तो अभी वो कैसर भट्ट की गवाही होगी, लेकिन एक नदीम ज़िया जो इम्पोर्टेंट इसमें प्लेयर है वो अभी तक मिसिंग है। ये ग्रैंड हाइट वाला जो इस्लामाबाद में हाई राइज बिल्डिंग वाला केस था, सबसे पहले यहाँ पर ये मामला सामने आया था कि इसके पीछे असल में ख्वाजा साद रफीक एक पार्टनर है, और ख्वाजा साद रफीक की जो कंपनी थी पैरागॉन, उसका नाम इसमें आया। नदीम ज़िया वहाँ पर सिग्नेटरी है। तो इस ग्रैंड हाइट वाले प्रोजेक्ट के अंदर भी जो अवलीन इल्जाम यही था कि ख्वाजा साद रफीक इसके अंदर एक हिस्सेदार है। अब मसला ये है कि जब तक कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर ये चीजें साबित करने के लिए आपके पास सबूत दस्तयाब ना हो, तब तक महज क्या सराय के ऊपर आप किसी को ना सजा दे सकते हैं ना जेल में डाल सकते हैं। अगर तो एविडेंस है जो आप बात कह रही है मारिया, अगर तो ऐसी एविडेंस है जो कोर्ट ऑफ लॉ में वो ट्रायल को बर्दाश्त कर सकती है, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, इनको ले जाए और सजा भी दे दें। और अगर वो एविडेंस नहीं है, अभी क्या है, अभी फिशिंग करनी है, अभी ढूंढना है आपको, तो फिर बहुत शर्मनाक एक सूरत पैदा हो। लेकिन नदीम साहब, एक और मसला जो है, अब कैसर साहब के जो लॉयर हैं, जब रिमांड एक्सटेंड की नैब की तरफ से दरख्वास्त आई तो उन्होंने भी उस वक्त कहा कि ठीक है, मेरे मौकिल ने जो है वो वादा माफ गवाह बनने का इस वक्त जो है फैसला तो कर लिया, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अंडर ड्यूरेस ये जो है वो फैसला किया है। तो चीजें यहाँ पे भी तो बदल सकती हैं। जो 164 का स्टेटमेंट वो दे के आया कैसर अमीन भट्ट, वो तो पहले एक नैब के चेयरमैन के सामने देते हैं। नैब के चेयरमैन के सामने वो बयान देने के बाद नैब ऑथोराइज करती है कि इसको आप अदालत के सामने पेश करें। 164 का जो बयान है वो जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने होता है। वो तो अंडर ड्यूरेस, वो कैद तन्हाई में तो नहीं बयान लिया जाता, वो तो अदालत के अंदर दिया जाता है। अगर वो उससे भागता है तो वो अदालत के सामने उसे भाग जाना चाहिए था। ये बात ये बड़े सस्पिशियस से मामला होते हैं, इसको कहना आसान नहीं है।
दोनों सूरतें हो सकती है। एक ये भी हो सकता है कि वो अपने गुनाह माफ करवाने के चक्कर में ख्वाजा साद के खिलाफ गवाह बनने पे तैयार हो गया, और दूसरी बात जो आप कह रही हैं वो भी हो सकती है। अब लेकिन ये चीजें ट्रायल में आएंगी, ट्रायल में पता चलेगा कि इनके पास एविडेंस क्या है। अभी तो हमने एक किस्सा सुना है ना कि ये इल्जाम है कि ये इन्होंने बेनिफिट्स हासिल किए पैरागॉन के नाम पे उनका हिस्सेदार बनते हुए। ये नैब की स्टोरी है। दूसरी स्टोरी है कि वो कह रहे हैं नहीं मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब एविडेंस सामने आएगी, अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नैब वाले कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करते हैं और मुझे और आपको भी देखने का मौका मिलेगा, तो वो जब देखेंगे कि उसमें साबित कर सकते हैं तो फिर तो केस है, नहीं तो पूरा प्रोसेस जो है उसकी क्रेडिबिलिटी मशकूक हो जाएगी। क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल केसेस हैं, जैसे शहबाज को अंदर डाला हुआ है, लीडर ऑफ द अपोजिशन है, कौमी असेंबली के अंदर आसान फैसला नहीं होता ऐसे किसी मामले में लीडर ऑफ द अपोजिशन को उठा के अंदर डाल देना। और अभी तक उनके ऊपर मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का इल्जाम है, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, और वो भी बहुत वेग टर्म है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया था। इन्हें बड़ा मुश्किल है इसको साबित करना कि उसके नतीजे में कोई उन्हें माली फवायद हासिल हुए कि नहीं। अगर तो माली फवायद हासिल हुए और नैब साबित कर सकती है तो फिर तो केस है, नहीं तो वो कुछ केस नहीं है। ये बहुत चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर ये इन्हें जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो पूरे प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी मशकूक हो जाएगी। तनकीद बनाना तो उनका हक है, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो कहते हैं कि अगर हमें पकड़ा है इस नैब रेफरेंस या नैब तफ्तीश के अंदर, तो फिर आपके जिन लोगों के ऊपर मुकदमात हैं या तफ्तीश है या रेफरेंस है, तो आप उनको क्यों गिरफ्तार नहीं करते। अभी तक तो प्रैक्टिकली सिचुएशन ये है कि ज्यादा जो रुख है हवा का मुखालिफ संत में वो अपोजिशन पार्टी के लिए है। हुकूमती जमात के जिन लोगों के ऊपर इल्जामात है या तहकीक है या जो भी सूरत है, उनके साथ वो सलूक नहीं है। उसकी वाज़ेह मिसाल हमारे सामने परवेज खटक हो सकते हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो KPK के, उनके ऊपर इल्जाम भी है, तहकीक भी है और करप्शन के एलिगेशन भी है, और उनकी नोयत बाद मामलात में मिलती जुलती उस किस्म की है जैसे शहबाज शरीफ के ऊपर है। तो अगर शहबाज को अंदर डाला है तो फिर या तो परवेज खटक को साथ वाले सेल में डाल देते तो पता चलता है कि ठीक है बहुत सख्त डंडा चल रहा है हिसाब का, हुकूमत में जो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे सबकी बड़ी सख्त किस्म की अकाउंटेबिलिटी होगी। लेकिन अगर सिर्फ आप अपोजिशन को तो रगड़ते जाएं लेकिन हुकूमत के अंदर मौजूद लोगों को हाथ न डालें तो फिर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। यहाँ सूरत हाल कुछ वैसी है। अपोजिशन तो मुझे अभी तो मौजूदा सूरत हाल में तो लगता है कि सारे अपनी अपनी जान छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, बचाने की बल्कि कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आसिफ अली जरदारी के ऊपर जो कल हमारे वो प्रोग्राम में ही हमारे चैनल के ऊपर ही वो जिक्र कर रही थी सरताज गुल के, उनके ऊपर 62 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग जो है FIA वहां तक तहकीक कर चुकी है। आज कहीं प्रिंट मीडिया के ऊपर एक खबर सर्कुलेट करती हुई मेरे तक आई है जिसमें लिखा हुआ है कि वो 82 नहीं 85 बिलियन तक की तहकीक कर चुकी है FIA मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। और जो बिलावल हाउस के एडजॉइनिंग एरिया के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज खरीदी गई उसकी भी तफसील है। अगर ये चीजें दुरुस्त हैं तो मुझे मालूम नहीं कितनी इसमें हकायक है, लेकिन इसके नतीजे में पीपल्स पार्टी के सीनियर लोग जो हैं जिसमें फरियाल तालपुर है, आसिफ अली जरदारी है और इवन बिलावल को भी नोटिस होया हुआ है, ये सारे दबाव का शिकार होंगे। दूसरी तरफ आ जाए तो शरीफ फैमिली में नवाज शरीफ और मरियम को पहले जेल में डाला गया था, अभी वो अपनी जमानत के केसेस जो है वो निपटा रहे हैं और ऑफशोर प्रॉपर्टी का केस तो पनामा वाला वो उनके ऊपर पहले से ही मौजूद है। शहबाज शरीफ और उनके बच्चे जो है वो एसेट बियॉन्ड मीन वाले केसेस और इसी तरीके से मिसयूज ऑफ अथॉरिटी वाला केस है। ये उसके अंदर और जो बड़े हमें एक्टिव नजर आते थे ये ख्वाजा साद रफीक थे, बड़े वोकल थे। तो ख्वाजा साद रफीक के ऊपर पैरागॉन वाला मामला ये बुनियादी तौर पर केस एक ही है, जो शहबाज को भी लिंक करता है और ख्वाजा साद को भी लिंक करता है। ये उससे भी ज्यादा संजीदा नोयत का अगर एविडेंस हो। बिग इफ इज अगर एविडेंस है तो फिर तो ये बहुत ही संजीदा मामला है। ख्वाजा साद रफीक का कैरियर जो पोलिटिकल कैरियर है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हो सकता है, लेकिन अगर इसके ऊपर एविडेंस नहीं है तो ये केस भी धड़ाम से जमीन पर गिरेगा और पूरा जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है उसके ऊपर भी सवालिया निशान उठाएगा। क्योंकि आपने दो बड़े जो लीडर्स हैं अपोजिशन पार्टी के उनको एक ही केस में उठाया और अगर साबित कर गया तो फिर तो शाबाशी, ना साबित किया तो सारा कुछ फारिग, इनका पूरा ये प्रोसेस जो अकाउंटेबिलिटी का वही फारिग हो जाएगा। तो ये जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो है उनकी भी यहाँ पे मेरे ख्याल में जो जजमेंट है वो टेस्ट के ऊपर होगी, क्योंकि एक जज की हैसियत है, सुप्रीम कोर्ट की जज की हैसियत है, वो मेरे ख्याल में बेहतर पोजीशन में हो गया कि उनको जो एविडेंस प्रेजेंट की गई, क्योंकि ये चेयरमैन ऑथोराइज करता है गिरफ्तारी जो है, क्या वो सबूत इस काबिल थे कि उसकी बुनियाद के ऊपर वो समझते हैं कि किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर इनके खिलाफ सजा हो सकती है कार्रवाई चलने के नतीजे में, फिर तो उनको अरेस्ट करने का कह सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं कि उन्होंने अरेस्ट ऑथोराइज दुरुस्त किया कि ऐसी एविडेंस उनके सामने मौजूद थी। लेकिन अगर ऐसी एविडेंस दस्तयाब ना हो सकी तो सारा कुछ ही सवालिया निशान बन जाएगा। पीपल्स पार्टी की बारी तो पहले लगी हुई है, लेकिन 18वीं तरमीम में किसी भी तब्दीली की मुखालिफ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उस 18वीं तरमीम के अंदर कुछ तरमीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले चाहते हैं कि उसके अंदर कर दी जाए, पीपल्स पार्टी उसकी हिमायती नहीं है, क्योंकि उसके अंदर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी काफी ज्यादा बहुत सारे शोबों में की गई है। बाज एरियाज के अंदर जिस तरीके से हायर एजुकेशन वाला एक एरिया है या एक दो और एरियाज है, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक ग्रुप का ख्याल यह है या एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसका ख्याल यह है कि फेडरेशन के पास कुछ मजीद इख्तियारात रहने चाहिए।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम के अंदर किसी भी तरमीम की फर्दर अमेंडमेंट की मुखालफत है, अभी तक मुखालफत कर रही है। लेकिन जो आप कह रही हैं कि अगली बारी, जैसे वो नारा पीपल्स पार्टी वाले मारते थे कि अगली बारी फिर जरदारी, तो अगली बारी जरदारी की पहले लगी हुई है अकाउंटेबिलिटी के अंदर, ये पहले भी कर चुके हैं, भुगत चुके हैं, 90 के अंदर दोबारा लगी हुई है। अब मजे की सूरत हाल ये है कि इस दफा केस जो है FIA वाले, उनके जो ऑफिशियल कंसर्न जो सेंट्रल बैंक के और FIA के इस मामला को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनसे जब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सवाल जवाब करते हैं तो एक बड़ा कॉन्फिडेंस का इजहार करते हैं FIA वाले। वो कहते हैं कि इस दफा हमने जो तहकीक की है, हमारे पास चेक्स की कॉपीज है, बैंक्स का रिकॉर्ड है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन की डिटेल्स है, वो फेक बैंक अकाउंट जिनके जरिए ये पैसा इधर से उधर घुमाया गया, वो हमारे पास पूरी तफसील है। अगर तो FIA इस तरीके से काम कर रही है कि वो पूरे ये डॉक्यूमेंट्स उनके पास है, सॉलिड एविडेंस है, तो फिर तो बहुत तगड़ा और मजबूत और बाकी भारी किस्म का केस है जरदारी साहब के खिलाफ। लेकिन अगर ये सारा कुछ भी सिर्फ अपोजिशन को मिलाइन करने की खातिर है, सिर्फ उनको डरा के रखने की खातिर के, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वाज़ेह अददी बर्तरी नहीं रखती कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट में तो वैसी माइनॉरिटी पार्टी है, इस तरीके से अपोजिशन को डरा के रखना चाहती है, तो फिर तो उसकी और शक्ल है। लेकिन अगर इसकी सॉलिड एविडेंस हो तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस बाकी तमाम केसेस से, दुनिया सारी में कहा जाता है कि आप कत्ल करके तो बच सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करके नहीं बच सकते। इतना ज्यादा आजकल ये जो 9/11 के बाद की दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग को बुरे तरीके से जाना जाता है। तो अगर तो एविडेंस हो FIA के पास, बशीर मेमन साहब ने सुनने में आ रहा है कि काफी मेहनत की है इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने में और तहकीक करने में, और पूरी बैंकिंग ट्रेल जो है वो लगा के सुप्रीम कोर्ट के पास वो जा रहे हैं। अगर वाकई इतनी ही एविडेंस है तो फिर तो संजीदा मामला है जरदारी साहब के ऊपर। देखिए, सबसे बड़ी गिरफ्तारी इसमें जो होनी चाहिए, जिसके बगैर ये केस कंप्लीट नहीं होगा, वो नदीम ज़िया है। नदीम ज़िया अगर गिरफ्तार हो जाते हैं इसी केस के अंदर, तो नदीम ज़िया की जो गवाही है या जो तहकीकात के नतीजे में उनसे इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो हो सकता है कि इस केस को दिस वे या दैट वे किसी मंतकी इंजाम तक पहुंचाने में मुआवनत फराहम करे। मैंने आपको ग्रैंड हाइप की मिसाल दी थी, ग्रैंड हाइप के अंदर भी नदीम ज़िया का नाम है। नाम ज़ाहिर जो है ख्वाजा साद का, और उस तरीके से भी स्टैब्लिश करना ये नैब की ड्यूटी होगी कि उसको साबित करे कि ये सामने नदीम ज़िया है या कैसर भट्ट है, तो पीछे ख्वाजा साद है, ये नैब की ड्यूटी है साबित करना, उसके बगैर ये केस मुकम्मल नहीं होता। लेकिन नदीम ज़िया एक बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर इसमें आपको नजर आएंगे। जितनी ट्रांजैक्शन है उनके सामने जो लोग हैं वो कैसर भट्ट है या नदीम ज़िया है। नदीम ज़िया किसी तरीके से जैसे कैसर भट्ट गायब हो गए थे, इसी तरीके से नदीम ज़िया भी गायब हुए हैं। अगर तो कोई ऐसा तरीकाकार ये निकालते हैं नैब वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में, तो उसको पकड़ के पाकिस्तान लाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर पाकिस्तान से बाहर, सुनने में यही आया कि पाकिस्तान से बाहर, या उसको किसी तरीके से आमादा कर लेते हैं कि वो भी आ जाए और कैसर भट्ट की तरह नैब के सामने पेश हो जाए और जो भी सबूत है उसके सामने वो मुहैया कर दे, फिर तो ये केस फौरी तौर पर किसी ऐसे मरहले में दाखिल हो जाएगा जहां आप तवक्को कर सकते हैं। अदरवाइज अभी तक आज चीमा वो भी इसी केस में गिरफ्तार है, ये आशियाना और पैरागॉन वाला मामला है, और ये फवाद हसन फवाद, उसके ऊपर भी एलिगेशन है और केस उसका भी बुनियादी तौर पर यही है। और अगर इनमें से किसी ने इल गॉटन मीन से ऐसे वसाइल हासिल किए हैं जो कानून के मुताबिक उनकी जायज आमदन नहीं बनती, उन्होंने गैर कानूनी फवायद हासिल किए जिसके नतीजे में उनकी जायदाद इतनी बढ़ गई जो उनकी लीगल इनकम से जाहिर है, किसी भी आज चीमा की हो, फवाद हसन फवाद की हो या ख्वाजा साद रफीक या उनके भाई की हो, तो फिर इनके लिए मसाइल बन सकते हैं। अदरवाइज अब ये देखना पड़ेगा कि क्या चीजें लेकर अदालत के सामने जाया जाता है।